नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट में हुई 22 मुद्दों पर चर्चा। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्ती। प्रदेश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में जुटे सीएम रावत। शेष पदों में भरने के लिए चयन बोर्ड को लिखा पत्र। सीएम ने की चीन और नेपाल सीमा की सामरिक महत्व वाली सड़कों की समीक्षा। रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया जोर। बागेश्वर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। मंत्री ने किया जिला भ्रमण। हरेला पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। सितारगंज में विकराल रूप में आई देवर नदी। कई घरों में घुसा नदी का पानी। ग्रामीण जरूरी सामान, बच्चे, मवेशी लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। मंगलवार को उत्तराखंड में 69 नए संक्रमित मिले। 3200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में आज 22 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से कैबिनेट ने 21 फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर लिया गया, जिसमें सरकार ने कोरोना वायरस काल के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में आई 156 करोड़ की धनराशि का लेखा जोखा रखने का फैसला किया है। जानकारी देते हुए प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला लिया गया है। सर बारिश पे है, थोड़ा सा चल आवास विभाग, मुख्यमंत्री राहत कोष, सूचना विभाग के 2 इशू हैं और एग्रीकल्चर, श्रम, इस प्रकार ये विभिन्न विभागों से संबंधित विषय हैं। इन विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष में हमें पैसा दान में प्राप्त हुआ था, उसका पूरा हिसाब किताब आज मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने हमने रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि प्रदेश में बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार में सबसे ज्यादा चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री ने शेष बचे 763 चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए चिकित्सा चयन बोर्ड को पत्र लिखकर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 1020 स्टाफ नर्सेस की भी सीधी नियुक्ति के साथ ही अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है। 763 डॉक्टर की कर रहे हैं। 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की स्वीकृति हमने 763 डॉक्टर्स की कर रहे हैं। 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की स्वीकृति हमने दी है। और उसके लिए जो हमारा मेडिकल चयन बोर्ड है, उसके लिए उनको चिट्ठी लिख दी गई है और जो स्टाफ नर्सेस की भर्ती होगी उसको भी हम बहुत जल्दी भरेंगे। अन्य विभागों में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ धाम और यात्रा का निरीक्षण किया। इस बीच ग्रामीणों के साथ बैठकर बद्रीनाथ यात्रा को लेकर विचार विमर्श भी किया। बद्रीनाथ की यात्रा किस तरह से चलाई जाए, वहीं देवस्थानम बोर्ड के सदस्य होने के नाते यात्रा व्यवस्थाओं और मंदिर की पूरी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं ग्रामीण और मंदिर एक समन्वय के साथ यात्रा चलाने के विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी बातें विधायक के सामने रखी। कहेंगे कि यात्रा रोक दी जाए, क्योंकि जब सरकार ने चलाई दी तो मतलब अपनी व्यवस्था पर चलाए। वो हमारे गांव में कोई ना आए, यात्री हमारे गांव में कोई ना आए, ना नंदा मंदिर में आए, ना उर्वशी मंदिर में दर्शन करने आए। हमारे गांव में कोई यात्री ना आए वो बद्री नारायण दर्शन करे, सीधा चले जाएगा। कोरोना महामारी और जिले में हो रही भारी बरसात के बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बागेश्वर पहुंचे, जहां मंत्री ने हरेले पर्व पर जिले में 5 अलग अलग विद्यालयों में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से संबोधित होते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हरेला पर्व तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग की अपील की।
साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक चंदन रामदास, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट सहित कपकोट विधायक बलवंत भौर्याल मौजूद रहे। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है, इस कारण नए पेड़ पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय बना हुआ है। जहां एक हफ्ते तक प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत पौधरोपण किया गया। चमोली जिले के विभिन्न भाग में भी वन विभाग द्वारा पौधे लगाए गए, जहां नगर पालिका गौचर अध्यक्ष अंजू बिष्ट और वन सरपंचों ने पौधरोपण किया। वहीं चेयरमैन का कहना है कि निर्माण कार्य में पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए दोगुने पेड़ लगाए जाने चाहिए और उनकी देखभाल अनिवार्य होनी चाहिए। वन महोत्सव जो है हमारे उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की तरफ से जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है इसको मनाया जाता है और इसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और ताकि हमारा पर्यावरण जो है हरा भरा रहे। और इसी के तहत आज भटनगर वन पंचायत में हमारे यहाँ पे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका गोचर और सभासद और यहाँ पे सरपंच पनाई सरपंच भटनगर के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव के कार्यक्रम में पौधरोपित की गई है। हरेला कार्यक्रम के तहत अस्कोट से आराकोट अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया, जहां अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और उनके संरक्षण की अपील की गई। मंत्री ने जल्द प्रदेश में बीपीएड और बीएड प्रशिक्षितों को रोजगार देने का सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, जिस पर मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने विकासखंड में पंचायतों में आ रही समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा और पंचायतों को मजबूत करने के लिए सुझाव पत्र भी सौंपा। पहले आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, आम जनमानस को हरेला त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसे वृक्ष पौधा अपने व्यक्तित्व से मानव जाति की हिफाजत करता है, ऑक्सीजन देकर जीवन बचाता है, लंबा जीवन देता है, स्वस्थ जीवन देता है, ऐसे व्यक्ति भी उसके जीवन में हमेशा ऐसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि वो अपने माध्यम से बच्चों को, नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट कर सके, जिनको आगे बढ़ाना। सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्रों में पिछले लंबे समय से दवाइयों की भारी कमी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने सचिव औषधि भारत सरकार, औषधि ब्यूरो भारत सरकार, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नैनीताल और राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी कर 21 दिनों के अंदर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि किन वजहों से जन औषधि केंद्रों में दवाइयां नहीं आ पा रही हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी समाजसेवी अमित खोलिया द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि नैनीताल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बाजार मूल्य से कम दामों पर जेनेरिक दवाइयों को उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को जन औषधि केंद्रों का खोला गया था और इसका जिम्मा रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया था ताकि आम जन को इसका लाभ मिले। मगर लंबे समय से जन औषधि केंद्रों की हालत इतनी खराब है कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकारी अस्पतालों में जो जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनमें 90% चीपर जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, तो नैनीताल जिले में उनकी बहाली के संबंध में और पिछले 8 महीनों से उनमें कोई दवाई नहीं मंगाई जा रही और जो उसकी संचालन करने वाली रेड क्रॉस एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, उसके द्वारा कई अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को और ब्यूरो ऑफ फार्मा और राज्य सरकार के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी, स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाल सलाउद्दीन ने निगरानी बढ़ाने को लेकर कोरोना योद्धा के रूप में अवैतनिक रूप से तैनात एसपीओ के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात तेज होने के बाद एसपीओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। प्रत्येक एसपीओ अपनी जिम्मेदारी का समाज के प्रति कर्तव्य समझकर ईमानदारी से निर्वाह करे। कोतवाल परिसर में एसपीओ के साथ बातचीत में कोतवाल सलाउद्दीन ने कहा कि किसी भी महामारी काल में प्रशासन के साथ साथ नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जो भी एसपीओ कोरोना योद्धा के रूप में अवैतनिक रूप से तैनात किए गए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर और पूरी तरह सतर्क रहकर निगरानी का काम करें। अवैतनिक योद्धा एसपीओ जो बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो जिनमें लगातार ड्यूटी करते हैं, उनके लिए क्या परेशानी आ रही है ड्यूटी में और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके संबंध में मीटिंग कराई गई थी। कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही है उनके बारे में पूछा गया था। उनकी परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत कैसे कैसे कर सकते हैं, उस संबंध में यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सभी को बुलाया गया था, सबके मशवरे लिए गए हैं और जो जो ज़रूरियात है उनकी पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को उनसे अवगत कराया। सितारगंज में बरसात के बाद देवा नदी ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। कई घरों में इसका पानी प्रवेश कर गया है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। तहसीलदार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पटवारी को मौके पर भेज दिया। आपको बता दें कि थाना नानक मत्ता क्षेत्र के तहत टुकड़ी बिचवा गांवों के पास देवा नदी में उफान आने से इसका पानी कई घरों में भर गया है। ग्रामीण जरूरी सामान, बच्चे और मवेशी को लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। नदी के उफान से गांव को बर्बादी का खतरा बना हुआ है।
उत्तरकाशी में नालूड़ा के पास भागीरथी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ जाने से नदी के बीच टापू में 4 गाय पिछले 8 दिनों से फंसी हुई थी। ग्रामीणों ने स्वयंसेवी राजेश रावत की अगुवाई में इन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के साथ ही संसाधन न होने से चारों गायों को नहीं निकाला जा सका। लेकिन जब आपदा कंट्रोल रूम को इसकी सूचना की गई, तब एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए रस्सी के सहारे नदी के बीच टापू में पहुंचकर सभी गायों को रस्सियों के सहारे नदी के किनारे पहुंचाया और सफल रेस्क्यू कर ऑपरेशन किया। नालूड़ा के समीप भागीरथी नदी में ग्राम सभा टिरसारी के 4 मवेशी है जो भागीरथी नदी में फंस चुके थे, जिस कारण स्थानीय लोगों ने मुझे राजेश रावत को दूरसंचार के माध्यम से अवगत करवाया गया था। तत्काल मौके पर एसडीआरएफ और मुझे राजेश रावत द्वारा भागीरथी नदी से 4 मवेशियों का रेस्क्यू कर उन्हें जो निकाल दिया गया है। कोतवाली कासगंज में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। मृतका के परिवारीजनों ने दहेज के चलते ससुरालियों पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो है दुर्गा कॉलोनी में तो कल जो है कविता पुत्री राजकुमार इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और लगभग 3 जुलाई को जो है इनकी बिल्कुल अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो इनके घर वालों ने जो है उसमें दहेज की खातिर हत्या किए जाने की तहरीर दी है। उस तहरीर को दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी। यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. हम आप सब अब नहीं तो कब, नौबत जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, दूसरा अंकुर उर्फ श्रवण कुमार तथा इसके फादर श्रवण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीमांत खटीमा के गौटिया में आबादी के बीच बह रहे खाखरा नाले में डूबकर एक युवक लापता हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने युवक की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि गौटिया के कादरी कॉलोनी में रहने वाला युवक सामान लेकर खकरा के किनारे किनारे घर वापस आ रहा था, तभी किनारे की मिट्टी ढह गई और युवक डूब गया। युवक को लोगों ने काफी दूर बहते हुए देखा, लेकिन पानी के बहाव में युवक का कोई अता पता नहीं चला।
युवक के डूबने की सूचना पर उप जिलाधिकारी निर्मला विष्ट, सीओ कोतवाल सहित फायर के लोग पहुंच गए। प्रशासन ने युवक की तलाश में एनडीआरएफ की टीम बुलाई और तलाश में जुटी हुई है। भतीजा है मेरा और सामान लेके आ रहा था। सामान लाते थे, मट्टी के किनारे चल रहा था, उससे मट्टी को ढाई उसके मट्टी के साथ ही नीचे चला गया। एक बार हाथ दिखे, उसको दोबारा नहीं दिखा। मुझे जानकारी में आया था समीर पुत्र 70 ईयर उसकी एज है, वो नाला पार करते हुए संज्ञान में आया है कि जो है उसको चल के अपना नाले में गिरी है और इसके कारण अपोजिट में उसके हाथ बहता हुआ दिख रहा था, उसके हाथ वाले हाथ दिख रहा था, लेकिन आगे जाकर जो है वो पानी में ही खो गया है। पॉस्को न्यायालय हल्द्वानी में पेश करने के बाद जिला कारागार नैनीताल लाया जा रहा कैदी नैनीताल के 2 गांवों के पास चलती गाड़ी से खतरनाक खाई में कूदकर फरार हो गया। नैनीताल पुलिस ने 2 गांव और उसके आसपास के इलाके में 2 बजे रात से जंगलों में कॉम्बिंग कर सड़क में आने जाने वाले वाहनों में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद यूपी निवासी भावेश पुत्र राजपाल सिंह नाम के कैदी को एक पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड हल्द्वानी में पॉस्को न्यायालय में पेश कर जिला कारागार नैनीताल से ले जा रहे थे। तभी वह जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर 2 गांवों के पास चलती गाड़ी से खतरनाक खाई में कूदकर फरार हो गया। कल शाम को 5 बजे के लगभग काशीपुर जिले को डॉक्टर थे के ऑफिस को लेकर के जिला कारागार नैनीताल में दाखिल करने को आ रहे थे तहसील गाँव से। तो ये 2 गांव के पास ही चलती गाड़ी से कूद गया। तो हम सबसे लगातार सही बैरियर पर सभी क्षेत्र में हम लोग आज तक गाँव में चेकिंग कर रहे हैं और आज सुबह से भी हम लोग जंगल में तलाश कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और आने जाने वाले चेकिंग कर रहे हैं। पछुआधून क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि विकास नगर में अभी 2 रोज पहले नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला शांत भी नहीं हुआ कि यहां एक बार फिर एक नाबालिग लड़की से पड़ोस के ही एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि कल देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में जो है थाना विकास नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई। टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। पर्वतीय इलाकों में इस समय धान रोपाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इस साल धान रोपाई का नजारा बदला सा है। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में नौकरी और पढ़ाई के लिए गए युवा इन दिनों अपने गांव में आ गए हैं, जिससे धान रोपाई की रौनक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बरसात का मौसम पहाड़ों में धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में धान की फसल की पैदावार होती है। यहाँ देश भर में प्रसिद्ध बासमती चावल उगाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण अपने गांव का रुख कर चुके प्रवासी अपने परिवार के साथ मिलकर धान की रोपाई कर रहे हैं। बेताल घाट में बहने वाली कोशी नदी यहाँ के लिए वरदान से कम नहीं है। इस इलाके में धान की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पिछले 8 से 10 सालों में इस इलाके में काश्तकार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। रेट इसका सही है, फिर उस टाइम उनका कम था रेट उसका, बासमती का, और बढ़िया ठहरी वो बासमती से पहले की, उसको खुशबूदार ठहरी है। और आपकी बासमती जो है खुशबू नहीं ठहरी, रेट ज़्यादा ठहरा। रेट 2 कुंटल भी हो जा रहे हैं। हम भी 2 किलो ले रहे हैं तो 2 कुंटल हो जा रहे हैं। माहौल नहीं था ये। अब ये कोरोना जब से आए हैं, बच्चे घर में आ गए हैं, तो क्या कर सकते, एक साथ परिवार है और कभी कभार उस परिवार में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो रहा है। और जो है दोनों है, बुराई भी हो रही है और अच्छाई भी है। लेकिन क्या करते हैं, इस माहौल में बच्चों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने वहाँ खर्च करके जो उन्होंने कमाया उसको वो फूक के आ गए। अब वो खाली हाथ घर आए हैं,
माँ बाप सोच रहे हैं कि पूछ रहे होंगे, न तो माँ बाप के पास है न बच्चों के पास है, बच्चे ऐसे बड़े। कोरोना संक्रमण ने भले ही दुनिया में कहर ढा रखा हो, लेकिन वापस लौटे प्रवासी परिवार क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ धान रोपाई उत्सव अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मना रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज इंडिया के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।